हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CSE ट्यूटोरियल्स। ऑपरेटिंग सिस्टम सीखने की इस सीरीज़ की ये 10th वीडियो है, जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के बारे में। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स कौन कौन से होते हैं और उनको फिर हम वन बाय वन एक एक वीडियोज़ में सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम हेमंत कुमार मीना है और मैंने NIT जयपुर से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया हुआ है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के बारे में। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या होते हैं वो हम पहले बात कर चुके हैं। बेसिकली शेड्यूलिंग क्या होता है वो हम देख चुके हैं कि रेडी क्यू में से एक प्रोसेस को पिक करके CPU को असाइन करना, वो होता है प्रोसेस शेड्यूलिंग प्रोसेस। अब वो बेसिकली एक कोई एल्गोरिथम्स होते हैं, उनके बेस पे किया जाता है। तो यहाँ पे 5 या 6 पॉपुलर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हैं। तो उन एल्गोरिथम्स को हम एक एक करके इन वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये 6 पॉपुलर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हैं यहाँ पे, जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एंड मल्टी लेवल क्यूज शेड्यूलिंग। तो इन 6 प्रोसेसिंग और शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पहला शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब जो पहले आएगा उसको पहले CPU असाइन किया जाएगा। सिंपल सी है, पहले आएगा उसको पहले सर्व किया जाएगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग। जॉब आर एग्जीक्यूटेड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। जो पहले आएगा उसको पहले जॉब को CPU असाइन किया जाएगा। इट इज़ ए नॉन प्रिमिटिव एंड प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले वीडियो में, नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स क्या होते हैं। तो बेसिकली ये दोनों तरीके से वर्क करता है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ठीक है। नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स वो होते हैं जो एक बार उनको CPU असाइन कर दिया जाता है तो उनको फिर बीच में रोका नहीं जा सकता, उनको स्टॉप नहीं किया जा सकता। और प्रिमिटिव एल्गोरिथम्स वो होते हैं कि मतलब एक बार प्रोसेस को CPU असाइन कर दिया जाता है तो उनको अगर कोई हायर प्रायोरिटी वाला CPU आता है, प्रोसेस आता है, तो उनको फोर्सफुली उनका एग्जीक्यूशन रोक दिया जाता है, तो उनको बोलते हैं प्रिमिटिव। ठीक है। जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, इसके बारे में बात करें, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट। ये समझने में आसान है और इम्प्लीमेंट करने में भी आसान है। इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज़ बेस्ड ऑन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू। जो डेटा स्ट्रक्चर में अगर आपने क्यू पढ़ा होगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन है जो उसी के बेस पे है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू पे। इट इज़ पुअर इन परफॉर्मेंस एज एवरेज वेट टाइम इज़ हाई। इसका जो वेटिंग टाइम है, एवरेज वेटिंग टाइम हाई है, ज़्यादा है, तो ये परफॉर्मेंस में थोड़ा पुअर है कंपेरेटिव टू अदर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। अब हम इसको समझेंगे एक एग्जांपल की सहायता से कि कैसे हम यहाँ पर इस एग्जांपल की सहायता से समझेंगे। जैसे यहाँ पर लेट से कुछ प्रोसेस हैं P1 P2 P3 P5 ठीक है। और ये है 80, मतलब कि इसका अराइवल टाइम, प्रोसेस कौन से टाइम पे आया था, जैसे ये 2 सेकंड बाद आया था, ये 0 सेकंड पे आया था। ठीक है। फिर हम ये है इनका एग्जीक्यूशन टाइम, जिसको हम बोलते हैं बर्स्ट टाइम भी बोलते हैं। इसको एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगेगा, फिर ये इनके बेस पे हम ये चीज़ें यहाँ पे वन बाय वन कैलकुलेट करेंगे। CT मतलब कंप्लीशन टाइम, ठीक है, और WT वेटिंग टाइम, TAT टर्न अराउंड टाइम और RT रेस्पॉन्स टाइम। तो क्या कंप्लीशन टाइम होता है, क्या वेटिंग टाइम होता है, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है और रेस्पॉन्स टाइम क्या होता है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। अब इनको हम इस एग्जाम्पल की सहायता से कैलकुलेट करना सीखेंगे इस एल्गोरिथम के बेस पे, जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है। यहाँ पर लेट से हम सबसे पहले एक डायग्राम बनाना सीखेंगे। अगर हमने वो डायग्राम बनाना सीख लिया तो हमारा ये काम समझ लो कि 50% काम तो आसानी से हो गया। ठीक है। तो अब ये डायग्राम क्या है, जैसे यहाँ पर हम देखेंगे इसको, सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 सेकेंड में। 0 सेकंड पे कोई प्रोसेस है क्या, लेट्स से ये सेकंड 0 है यहाँ पे। ठीक है। 0 सेकंड से हम स्टार्ट करेंगे। अब हम देखेंगे 0 सेकंड पे कोई प्रोसेस है क्या। शेड्यूलिंग क्या होता है कि अगर हमारे पास रेडी क्यू में किसी पर्टिकुलर टाइम पे जितने प्रोसेस अवेलेबल हैं उनको CPU असाइन करना। सबको नहीं कर सकते, लेट्स से 3 प्रोसेस अवेलेबल हैं तो किसी एक को प्रोसेस को CPU असाइन किया जाएगा। तो कौन से को असाइन किया जाएगा वो सेलेक्ट करना ही तो वो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होता है, शेड्यूलिंग होता है। ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं 0 सेकंड से। तो 0 सेकंड पे हम देखेंगे कोई प्रोसेस है या नहीं। तो ये बेसिकली अराइवल टाइम है, मतलब
इनका अराइवल टाइम सेकंड में। तो 0 सेकंड पे हम देखेंगे कोई सा प्रोसेस आ गया है नहीं आया, तो देख सकते हैं ये 0 सेकंड पे आ चुका है P2 प्रोसेस, 0 सेकंड पे आ चुका है, और कोई प्रोसेस अभी 0 सेकंड पे अवेलेबल नहीं है। तो रेडी क्यू में 0 सेकंड पे एक ही प्रोसेस है P2। अब रेडी क्यू में एक ही प्रोसेस अवेलेबल है, तो जो प्रोसेस होगा एक ही होगा, तो उसको सिंपल CPU दे दिया जाएगा, इसमें कोई शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा होते हैं तो हमें सेलेक्ट करना पड़ता है कि कौन से को CPU दे। बट 0 सेकंड पे सिर्फ एक ही प्रोसेस आया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं P2, तो यहाँ पे 0 सेकंड पे जो P2 है प्रोसेस, उसको यहाँ पे CPU असाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, अब जो P2 प्रोसेस है इस 0 सेकंड पे आता है, इसका एग्जीक्यूशन टाइम क्या है 1, मतलब इसको एग्जीक्यूट होने में 1 सेकंड का टाइम लेता है ये। तो 0 टाइम पे इसको असाइन किया था CPU, और 1 टाइम पे लेट से इसने एग्जीक्यूशन अपना फिनिश कर लिया है 1 सेकंड बाद। ठीक है, अब 1 सेकंड हो चुका है, अब हम देखेंगे 1 सेकंड पे कोई प्रोसेस अवेलेबल है क्या। ये 2 सेकंड बाद आया, ये भी 2 सेकंड बाद आया, ये भी 3 सेकंड पे आया, ये 4 सेकंड पे आया, मतलब 1 सेकंड पे अभी कोई प्रोसेस नहीं है। ठीक है, तो अब इस पे कोई प्रोसेस है ही नहीं, तो CPU किसको असाइन करेंगे, CPU असाइन ही नहीं कर सकते, किसी कोई प्रोसेस ही नहीं है रेडी अभी, तो एक तरीके से यहाँ पे CPU फ्री रहेगा, CPU यहाँ पे आइडियल रहेगा। ठीक है, तो CPU यहाँ पे आइडियल रहेगा 1 सेकंड। अब हो गए, यहाँ पे हम बात करते हैं 2 सेकंड की। ठीक है, अब देखते हैं 2 सेकंड पे कोई प्रोसेस आ चुका है क्या, तो देख सकते हैं अराइवल टाइम में 2 सेकंड पे P1 भी आ चुका है हमारा, और 2 सेकंड पे P3 भी आ चुका है। मतलब अब हमारे पास रेडी स्टेट में 2 प्रोसेस हैं, P1 भी है और P3 भी है 2 सेकंड पे। तो 2 सेकंड पे अब ये भी है P1 भी P3 भी। अब यहाँ पे हमें किसी एक को CPU असाइन करना है, तो कौन से को CPU असाइन करना है, तो वो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एल्गोरिथम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की। तो जो पहले आएगा उसको ही पहले CPU दे देंगे। तो 2 सेकंड पे हमारे पास 2 प्रोसेस अवेलेबल हैं, एक P1 है और एक P3 है। पहले कौन आया था, पहले यहाँ पे, अब दोनों 2 सेकंड पे आए, बट एक तरीके से हम ये मान चलते हैं जो पहले लिखा हुआ है उसको पहले लेंगे। ठीक है, तो P1 इनकी प्रायोरिटी एक तरीके से, इसकी प्रायोरिटी एक तरीके से ज़्यादा है। ठीक है, इसकी प्रायोरिटी कम है, तो इसको पहले लेंगे हम। ठीक है, तो इसको पहले लेंगे, तो P1 को अब CPU असाइन कर दिया जाएगा। तो P1 को हमने यहाँ पे CPU असाइन कर दिया। अब P1 को CPU असाइन किया, तो P1 कितने टाइम लेता है एग्जीक्यूट होने में, 2 सेकंड लेता है। तो 2 सेकंड पे इसको CPU असाइन किया था, 2 सेकंड ये एग्जीक्यूट होने में टाइम लेगा, तो हो गया यहाँ पे 4 सेकंड। ठीक है, अब हम देखते हैं 4 सेकंड पे कितने प्रोसेस अवेलेबल है। ठीक है, इसको हमने प्रोसेस कर लिया है, और हमने इसको भी प्रोसेस कर लिया है। ठीक है, अब 4 सेकंड पे यहाँ पे देख सकते हैं ये भी पहले से आ चुका था 2 सेकंड पे ही, 3 सेकंड पे आ गया, 4 सेकंड पे आ गया, मतलब अब हमारे पास 3 प्रोसेस और अवेलेबल है। ठीक है, ये भी हमारे पास अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, ये भी रेडी है। अब हमें किसको असाइन करना है, जो पहले आएगा उसको असाइन करेंगे। ये तो 2 सेकंड पे आ चुका था, तो इसको अब CPU असाइन करेंगे P3 को। तो यहाँ पे हम P3 को CPU असाइन कर देंगे। ठीक है, तो P3 कितना टाइम लेता है एग्जीक्यूट होने में, 3 सेकंड। तो 4 सेकंड पे तो इसको CPU मिला था, 3 सेकंड ये एग्जीक्यूट होने में टाइम लेगा, तो 7 सेकंड हो गई। ठीक है, अब ये सारे प्रोसेस आ चुके हैं, अभी हमारे पास बचा है P4 और P5। तो ये पहले आया था तो इसको देंगे पहले P4 को, और P4 को यहाँ पे CPU असाइन कर देंगे। ठीक है, P4, और P4 एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लेता है, 5 सेकंड। तो 7 सेकंड पे इसको CPU मिला था, 5 सेकंड इसका एग्जीक्यूशन टाइम है, तो ये 12 सेकंड हो गए। और फिर हम P5 को CPU मिल जाएगा यहाँ पे P5, और P5 कितना टाइम लेता है एग्जीक्यूट होने में, 4 सेकंड। तो 12 और 4 16 सेकंड। तो ये डायग्राम अगर आपने बनाना सीख लिया तो समझ लीजिए आपका 60-70 % काम हो चुका है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी इतना बनाने में। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे कंप्लीशन टाइम। ठीक है, पहला हम बात करते हैं CT मतलब कंप्लीशन टाइम, मतलब प्रोसेस को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा। ठीक है, तो कंप्लीशन टाइम क्या है, P1 प्रोसेस की हम बात करते हैं पहले। P1 प्रोसेस के सामने कंप्लीशन टाइम कैलकुलेट करना है, तो P1 प्रोसेस को 2 सेकंड बाद तो CPU मिला था, और 4 सेकंड पे इसने अपना कंप्लीशन टाइम फिनिश कर दिया, मतलब 4 सेकंड पे ये कंप्लीट हो गया। तो इसका कंप्लीशन टाइम क्या हुआ, 4 सेकंड। ठीक है, इसका कंप्लीशन टाइम हुआ 4 सेकंड। P2 ये रहा, P2 का कंप्लीशन टाइम क्या है, 1 सेकंड। भाई 0 पे इसको CPU मिला था, यहाँ पे इसने कंप्लीट कर लिया अपना टास्क, तो इसका कंप्लीशन टाइम हो जाएगा 1 सेकंड। P3 का क्या हो जाएगा, 7 सेकंड। 4 पे तो इसको CPU मिला था, और 7 पे इसने कंप्लीट कर लिया, तो इसका कंप्लीशन टाइम हो जाएगा 7 सेकंड। इसी तरह से P4 का हो जाएगा 12 सेकंड, और P5 का हो जाएगा 16 सेकंड। ठीक, तो कंप्लीशन टाइम कैलकुलेट करना हम सीख गए। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पे WT मतलब वेटिंग टाइम।
ठीक है। वेटिंग टाइम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इसको कितना वेट करना पड़ा, ठीक है। तो वेटिंग टाइम बेसिकली क्या होता है, अब जैसे हम बात करें P1 प्रोसेस की, तो P1 प्रोसेस कब CPU इसको मिला था, 2 सेकंड पे तो इसको CPU मिल गया था, ठीक है। 2 सेकंड पे इसको CPU मिल गया था और ये P1 आया कब था, P1 आया था 2 सेकंड पे आया था, मतलब जैसे ही ये CPU आया और इसको तुरंत CPU असाइन कर दिया। जैसे ही प्रोसेस आया 2 सेकंड पे प्रोसेस आया, यहाँ पे देख सकते हैं इसका अराउंड टाइम 2 सेकंड है और प्रोसेस P1 को 2 सेकंड पे CPU मिल गया था, मतलब इसको आते ही CPU मिल गया, इसका वेटिंग टाइम हो गया 0, ठीक है। अब इस तरीके से हम बात करें P2 की, P2 प्रोसेस को CPU कब मिला, 0 सेकंड पे मिल गया और P2 आया कब था, 0 सेकंड पे आया था, तो इसका वेटिंग टाइम हो गया 0, इसका भी वेटिंग टाइम 0 हो गया। अब हम बात करें P3 की, P3 को कब मिला CPU, 4 सेकंड पे CPU मिला और P3 आया कब था, P3 आया था 2 सेकंड पे, मतलब 4 सेकंड पे तो इसको CPU मिला और आया था 2 सेकंड बाद, तो 4 माइनस 2, तो इसका वेटिंग टाइम हो जाएगा 2 सेकंड, ठीक है। अब बात करें P4 की, P4 को CPU कब मिला, 7 सेकंड पे मिला था, ठीक है, और P4 आया कब था, 3 सेकंड पे, तो 7 माइनस 3 इसका हो जाएगा 4 सेकंड। और इस तरीके से P5 को CPU कब मिला, 12 सेकंड पे मिल गया CPU P5 को और P5 आया था 4 सेकंड बाद, तो 12 माइनस 4, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 8, ठीक है। तो P5 का वेटिंग टाइम हो जाएगा 8 सेकेंड। तो वेटिंग टाइम हमने कैलकुलेट करनी है। अब हम कैलकुलेट करते हैं टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। तो टर्न अराउंड टाइम बेसिकली क्या है कि उसको कितना टाइम एग्जीक्यूट होने में लगा वेटिंग टाइम को मिला करके, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं P1 प्रोसेस की। तो P1 प्रोसेस कंप्लीट कब हुआ, 4 सेकंड पे P1 प्रोसेस कंप्लीट हो गया, 4 सेकंड पे P1 प्रोसेस कंप्लीट हुआ था और इसको आया कब था P1, 2 सेकंड बाद आया था, तो 4 पे तो इसने अपना एग्जीक्यूशन टाइम कंप्लीट कर लिया, एग्जीक्यूट हो गया और 2 सेकंड बाद ही आया था, तो 4 माइनस 2, तो इसका टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा 2। P2 की बात करें हम, P2 कब कंप्लीट किया इसने अपना टास्क, 1 सेकंड पे और आया कब था, 0 पे, तो 1 माइनस 0 ये हो जाएगा 1 सेकंड। अब P3 7 पे इसने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया, 7 और आया कब था P3, 2 पे, तो 7 माइनस 2 5। इसी तरीके से P4 कब टास्क कंप्लीट किया इसने, 12 पे और आया कब था 3 पे, तो 12 माइनस 3 9। और इसी तरीके से P5 ने टास्क कब कंप्लीट लिया, 16 सेकंड पे और आया कब था 4, तो 16 माइनस 4 ये हो जाएगा 12, ठीक है। ये होगा टर्न अराउंड टाइम। अब लास्ट है यहाँ पे रेस्पॉन्स टाइम। टर्न अराउंड टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया, रेस्पॉन्स टाइम अगेन वही है कि इसको CPU को, मतलब प्रोसेस को CPU कब मिला, जैसे ही CPU मिला तो एक तरीके से वो रेस्पॉन्स टाइम हो जाएगा। तो P1 को CPU कब मिला, P1 को CPU मिला 2 सेकंड में, ठीक है, बट ये आया कब था, 2 सेकंड बाद आया था, जो आते ही इसको CPU मिल गया, जैसे आया इसको CPU मिला, इसको रेस्पॉन्स आना शुरू हो गया, तो इसका रेस्पॉन्स टाइम हो जाएगा 0। तो इस तरह से P2 कब आया, 0 सेकंड पे आया था, और 0 सेकंड पे CPU मिल गया, आया भी 0 सेकंड पे था, तो इसका भी रेस्पॉन्स टाइम 0 हो गया, ठीक है। अब P3 की बात करें, P3 कब आया, 4 सेकंड पे आया था, ठीक है, 4 सेकंड पे आया था P3, 4 सेकंड पे इसको CPU मिल गया, मतलब इसका रेस्पॉन्स आना स्टार्ट कर दिया, बट ये आया कब था, 2 सेकंड बाद तो आया था, तो 4 माइनस 2 और इसी तरीके से P4 7 माइनस 3 ये हो जाएगा 4 और P5 हो जाएगा 12 माइनस 4 ये हो जाएगा यहाँ पे 8। तो ये यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया है रेस्पॉन्स टाइम। तो इस एग्जांपल की सहायता से आपको समझ आया होगा कि सबसे पहले हमने डायग्राम बनाना सीखा। अगर ये डायग्राम बनाना आपको आ गया तो आपको ये चीज़ें कैलकुलेट करना आ जाएगा। यहाँ पे रटना कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिंपल आपको समझना है, ठीक है। तो ये एग्जांपल मैंने अच्छे से समझाया है आपको कि क्या इसका कैसे हम कंप्लीशन टाइम कितना होता है, वेटिंग टाइम क्या है, टर्न अराउंड टाइम क्या है और रेस्पॉन्स टाइम क्या है, ये सब हमने इस डायग्राम की सहायता से बनाया है, कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पर मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको कुछ भी नहीं रटना है, रटने जैसा इसमें कुछ है नहीं, आपको सिर्फ समझ के चलना है। एक बार आपको समझ आ गया तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इजीली इनको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। इसमें सब फार्मूला जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इसको रटने बैठे हैं फार्मूला कि रेस्पॉन्स टाइम दिस माइनस दिस। मेरा मानना है कि आपको मैंने समझाया अच्छे से और आप समझ के इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसमें कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। सो
इस वीडियो में हमने बात किया है यहाँ पे पहला शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग। इसकी सहायता हमने इस एक एग्जांपल की सहायता से इसको समझा है। तो एग्जाम में ऐसे हो सकता है, ऐसे आपको ये दे दिया जाएगा, गिवन होगा, और आपको इसमें रेस्पॉन्स टाइम, वेटिंग टाइम, कंप्लीशन टाइम, टर्नअराउंड टाइम ये कैलकुलेट करवा देगा। एवरेज वेटिंग टाइम, अब एवरेज वेटिंग टाइम क्या है, इनका वेटिंग टाइम क्या है, ये टोटल ये वेटिंग टाइम है इन प्रोसेस का, इनका सम करो और डिवाइडेड बाई कितना प्रोसेस है, तो एवरेज वेटिंग टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे एवरेज वेटिंग टाइम भी कैलकुलेट करवा सकता है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोज़ और ट्यूटोरियल्स यहाँ पे मैं अपलोड करता रहता हूँ। आप इस चैनल की प्ले लिस्ट को भी विजिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए मैंने पैरेलल 2 कोर्स अभी स्टार्ट किए हैं। पहला हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं, और सेकंड हमने यहाँ पर C++ प्रोग्राम भी ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। तो इन दोनों की सीरीज़ को आप चैनल की प्ले लिस्ट पर जा करके वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना डिस्कस करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।